लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्टेड सदूर और दूसरे मेरे रफ़ा भाई और बहनों, काफ़ी वक्त हो गया है और बहुत अच्छी मुझसे पहले तजावीज़ और तकारीर हुई हैं। मैं समझता हूँ कोई चीज़ ऐड करने वाली तो नहीं रही, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे सामने क्या चैलेंज है, और मैं समझता हूँ वकला ने जिस तेज़ी से इस चैलेंज को कबूल किया है, मैं सलाम पेश करता हूँ। जब पहली दफ़ा सुना कि यहाँ पर कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है और इसी तरह कोई सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने जा रही हैं, तो मुझे इतनी हैरत और इंतहा का अफसोस हुआ कि ये बात कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में, सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हाई कोर्ट की मौजूदगी में बनने का सिर्फ दो ही शख्स सोच सकते हैं। एक वो जो लाइलम हों, जिनको दुनिया के कवानीन और सिस्टम्स ऑफ कोर्ट्स का नाइलम हो। जिस तरह सलाहुद्दीन साहब का बिल्कुल रेफरेंस दिया कि इन्होंने 30 सितंबर को एक बहुत आला किस्म का एक न्यूज़ में, मैं समझूंगा सबको पढ़ना चाहिए। दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारे निज़ाम में जो कॉमन लॉ से मुतल्लिका है, एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो नीचे मैजिस्ट्रेट से लेके सिविल जस्टिस कॉन्फ्लिक्ट बनाई जाती है। हमारा उस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, ना हम लोग समझते हैं ना हमने आजमाया हुआ है। सो इस किस्म की बात करने वाला या लाइलम होगा या बदनीयत होगा। वो इस मुल्क के आईनी और कानूनी और अदालती निज़ाम को तह करना चाहता होगा, तभी ये बात करेगा, वरना मैं उसको वकील मानने को तैयार नहीं हूँ। वो वकील नहीं है जो काले कोट को दफन करना चाहता है, आग लगाना चाहता है। इसके बाद अगर अदालतों की मुतवाज़ी निज़ाम बन गया, मुतबादल निज़ाम बन गया, तो फिर उसके बाद कोई किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 70 साल में, 70-75 साल में। मैं खुद बहुत क्रिटिक हूं इस बात का, लेकिन अगर कोई इमारत में कोई डिफेक्ट है तो उसको दुरुस्त करें। इमारत गिराना नहीं मकसद। अगर अदालती निज़ाम में कोई नक्स है तो उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं कि उसको वैसे ही गिरा दिया जाए। क्योंकि मसला क्या है, असल मसला क्या है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। असल मसला ये है कि एक पिटीशन थी जिसमें कि कराची बार भी पार्टी थी और सलाहुद्दीन के वकील थे। मैं खुद वकील था शौकत सिद्दीकी का। उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं जो मैं आपको आज कहूँ कि मेरे पास आके एक ISI जनरल ने, फैज हमीद का नाम था, उसने आके कहा कि भाई इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, तुम्हें जल्दी चीफ जस्टिस बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसने कहा मैं फिर आऊँगा, जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। फिर दूसरी दफ़ा कुछ दिनों के बाद फिर गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 दिन लेट हो गया हूँ, मुझे 2 दिन जाना पड़ गया कराची। मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के स्क्रू टाइट करने थे, उनके स्क्रू ढीले हो गए थे, तो मुझे 2 दिन लगे उनके स्क्रू टाइट करने के लिए, तो इसलिए मैं आपके पास आया। और फिर उसको कहा कि मुझे ये सर्विस से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बाजवा कहता है अरे तुमसे एक हाई कोर्ट का जज हैंडल नहीं हो रहा। किस किस्म के तुम ISI चीफ हो, इंटेलिजेंस चीफ हो, एक हाई कोर्ट के जज तुमसे नहीं। ये कंटेम्प्ट है जजेस के बारे में इन फौजी जर्नैलों की। भाई तुम कौन होते हो? दुनिया में सुना आया कभी इंडिया में कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भेज सकता है इंटेलिजेंस चीज को, जाओ उस पॉलिटिकल पार्टी के स्क्रू टाइट कर दो?
क्या काम है उसका? क्या कोई किसी को भेज सकता है कि फलां जज से कहो कि ये काम करे? ये किसी भी आईनी निजाम में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमने खुद जर्नैलों को अपने सर पे सवार कर लिया है। कभी उससे मिलकर एक पार्टी इक़्तिदार में आती है, फिर उसको गिरा के दूसरी आ जाती है। जिस रात ये पता चला कि जी हाँ कोई नया आ रहा है, तो हम बैठे रहे कि भाई वो है किसके पास जिसके लिए रात को बिठाया हुआ है। उन्होंने पूछा कि एक साहब जो अपने आप को फेडरल लॉ मिनिस्टर कहते हैं, उनके पास है? कहते नहीं। गालिबन प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं था वो मसवदा। तो मसवदा कहाँ था? पता चला वो GHQ में तैयार हो रहा था। यही मसला है। दिस इज द प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पार्टीज हम है इसमें उनका साइड देती हैं। बारहा देख चुकी हैं कि इन्हीं के हाथों पहले कंधे पे चढ़ती हैं। इसी हवाले से, जनरल्स की डोमिनेंस के हवाले से मैं सिर्फ एक और वाक़या आपको याद कराऊंगा जो मेरे कंटेम्परेरीज जानते हैं, नौजवानों को इल्म नहीं शायद। 1985 में एक हुकूमत अपने हाथ से बनाई थी, एक पार्टी लिस्ट सिलेक्शन की बुनियाद पर। एक डिक्टेटर जिसका नाम ज़ियाउल हक था। उस मौके पर जिस पर ज़ियाउल हक था और मोहम्मद खान जुनेजो साहब जिनको वजीर आजम बनाया जा रहा था, ज़ियाउल हक ने कहा अपनी उंगली के इशारे से, एक दफा बाहर को उंगली, पहले उसने अपनी तरफ उंगली की, इंडेक्स उंगली जिसे कहते हैं, हम कुछ ले नहीं रहे। फिर उसने उंगली दूसरी तरफ की, हम कुछ दे रहे हैं। जिंदगी में वो एक ही दफा उसने सच बोला है, वो भी गलती से बोल गया। लेकिन ये माइंड सेट है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। वो क्या कह रहा था? देखो, मुल्की वसाइल भी हमारे हैं, मुल्की इक़्तिदार भी हमारा है, मुल्क का दिफा भी हमारा है, मुल्क का आइन भी हमारे तहत है। क्योंकि ज़ियाउल हक कहा करता था, ये क्या चीज है आइन? ये 24 सफ़े का कागज है, अगर आपको याद होगा, मैं जब चाहूं फाड़ के फेंक सकता हूं। ये माइंड सेट है हर जनरल का। कोई भी हो, जो आता है वो समझता है वो इस मुल्क का और उसके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसकी मालिक बन चुकी है। इसलिए उसने कहा कि इक़्तिदार तो सारा हमारा है, मोहम्मद खान जुनेजो कुछ तुम्हें उसमें से दे रहे हैं। इसका मतलब जब चाहे वापस ले लेंगे। जब तक आप इनको वापस अपने अपने जगहों पर, बैरकों पर नहीं भेजेंगे, ये मजाक इस मुल्क के साथ होता रहेगा। कभी एक सियासी जमात इस्तेमाल होगी, कभी दूसरी सियासी जमात इस्तेमाल होगी। इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा तुम इसके इस्तेमाल में आ रहे हो, कल को तुम नहीं उठा के बाहर फेंकेंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हम इसके हाथों खेल गए हैं। ये बदकिस्मती मुसलसल चल रही है, हर सियासी जमात यही गलती करती है। दूसरी बात, जुडिशरी से क्या शिकायत है? जुडिशरी शिकायत है कभी कभी ये इंडिपेंडेंस शो करती है, जनरली नहीं करती। इरशाद हसन खां होते हैं, यहाँ शेख रियाज भी रहा है, अब उन्हीं की एक शक्ल में एक बनाम काजी फैज भी बैठा है, जिसको एक जमाने हमने कंधों पे उठा लिया था। मुझे मुनीर मलिक साहब ने और महबूब रशीद रिजवी साहब ने कहा था कि ये मुझे ख्याल था कि इससे चलने की अच्छी जजमेंट्स दी हैं। इसने एक जुर्रत की थी कि कहा था कि भाई जनरल्स जाओ, जाके एक आइन के तहत अपना हल्फ पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है तुम सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बहुत अच्छी बात की थी। उसके फौरन बाद उसके खिलाफ सारा साजिश शुरू हो गई और रेफरेंस हो गया। मैं तो उस काजी फाइज साहब को सपोर्ट कर रहा था। मैं तो उस काजी फाइज साहब को सपोर्ट कर रहा था जिसने 2015 में फुल कोर्ट में जब हमने चैलेंज की थी 21वीं तरमीम मिलिट्री कोर्ट्स की, मैं उसमें लीड काउंसिल था, तो उसमें उसने 6 जजों में से एक था जिन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ आइन के तहत मिलिट्री कोर्ट सेटअप नहीं हो सकती। मैं तो उस काजी फाइज साहब के साथ था।
میں تو اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ تھا جس نے ایک ججمنٹ میں کہا ہے کہ جنرلز کو اور ججز کو پلاٹس نہیں ملنے چاہیے. اس قسم کی اچھی علام میں اس قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہے. ولیدی صاحب جانتے ہیں جب 2016 میں ایک ٹریجڈی ہوئی تھی بہت بڑی کوئٹہ میں, ہمارے 56 وکیل شہید ہو گئے تھے ایک ٹیررسٹ اٹیک میں. اور اس کے بعد سو موٹو تھا, جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, اور اس کے سامنے مجھے بلوچستان کی ساری بارس کا ریپرزینٹ کرنے کا اعزاز ملا. تو میں نے کہا اس میں کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں اور سپریم کورٹ کا ہو, اور اس میں وہ جج ہو جو اس کا تعلق بلوچستان سے ہو. اس پر تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہوئے جمالی صاحب, لیکن آخر کار انہوں نے بنا دیا. اور وہ جو انہوں نے رپورٹ دی تھی قاضی فیصل نے, بہت اچھی رپورٹ ہے, پڑھی تھی. یہ حکومت اس سے ناراض ہوگی تھی, اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی. میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ ایک مختلف جج آنے والا ہے. مجھے کیا پتا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ذاتی لالچ, نفرتیں, یہ چیزیں لوگوں کو اپنے آپ سے الگ کر دیتی ہیں. یہ ایک ہماری انفارچونیٹ بات ہے, اور سارے وکلا نے ساتھ دیا ہے. اس کا اس نے اس لیے ساتھ دیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو پنش کرنا چاہتی تھی اس کی انڈیپینڈنس کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے آج ان کا وہ سب سے بڑا اعلیٰ کار بن کے رہ گیا ہے, سب سے بڑا سہولت کار بنا ہوا ہے. فیصل صدیقی تو یہاں تک کہا وہی ہے جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا, اس میں بہت سارے اور بھی سہولت کار ہیں جو سوچتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار کو وزیر اعظم بن جائے گا, میرا فلاں رشتہ دار وزیر اعلیٰ بن جائے گا. بڑے بڑے چکر دیے ہوئے ہیں, اور اس چکر میں بہت سے لوگ پھنسنے والے ہیں, اب پھنسے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظام برباد ہو گیا, اگر عدالتیں جو بےمانی ہو گئی, اگر آئین جو ہے بے عمل ہو گیا, تو ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی. پھر کمپلیٹلی اسی مائنڈ سیٹ کے نیچے ہم آ جائیں گے جس مائنڈ سیٹ نے اس ملک میں نہ جمہوریت آنے دی, نہ آئین کی عملداری ہونے دی, نہ رول آف لا ہونے دیا. لہذا میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا. کراچی بار نے ہمیں اکٹھا کیا. میں عرض کرتا چاہوں کہ غالباً 16 سپٹمبر کی بات تھی جب یہ بات سامنے آئی, تو میں نے سپریم کورٹ میں ایڈریس کرتے ہوئے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ ہم کسی شکل میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننے دیں گے, کیونکہ ہمارے لیے یہی سپریم کورٹ کورٹ آف فیڈریشن ہے, یہی سپریم کورٹ ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. لہذا اس کے متبادل کوئی کورٹ نہیں بنائی جا سکتی. یہ وکیلوں کی لاشوں پر سے گزر کے بنائی جائے گی. یہ نہیں بننے دیں گے, نہیں چلنے دیں گے. بھول جاؤ کہ تم چند چمچے اور ٹاؤٹ وہاں